नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अमेजिंग मोटिवेशन बाई जेविजेशन पर। और आप सभी लोगों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए अपना टॉपिक हम कंटिन्यू करते हैं। भारतीय संविधान, जैसा कि पिछले 2 वीडियो में हम बता चुके हैं कि भारतीय संविधान में भाग 3 में जो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक दिए गए हैं, उसके बारे में पहले हम चर्चा कर चुके हैं, जिनमें से 2 वीडियो इससे पहले हमारे आ चुके हैं। पहले वीडियो में मैंने बताया है कि एक जनरल सा परिचय दिया है कि मूल अधिकारों का इंट्रोडक्शन दिया है, और दूसरा जो हमारा टॉपिक है उसमें अनुच्छेद 12 और 13 को मैंने विस्तृत यानी कि डिटेल में समझाया है। और आज का जो हमारा वीडियो होगा वह होगा अनुच्छेद 14 को लेकर। यह भारतीय संविधान का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है, इसलिए फंडामेंटल आर्टिकल्स जो 12 से लेकर 35 तक दिए गए, हम क्रम बाई क्रम इन्हें एक एक करके या दो दो आर्टिकल करके समझेंगे, क्योंकि फंडामेंटल राइट समझना बहुत ही ज़रूरी है। वैसे अगर हम चाहते तो एक ही दिन में या 30 मिनट के या 40 मिनट के लेक्चर में पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट समाप्त कर देते, लेकिन ये फिर उसी तरीके से होता है कि शॉर्ट रूप में दिए। फंडामेंटल राइट डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम एक एक करके आर्टिकल्स को देख रहे हैं। तो आज का हमारा विषय होगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14, जो कि फंडामेंटल राइट भाग 3 से ही जुड़ा हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं। पार्ट 3 आर्टिकल 12 से लेके 35 तक फंडामेंटल राइट के बारे में बात करते हैं। और आज का जो हमारा आर्टिकल होगा इसी के अंतर्गत 12 के बाद 13 आता है, तो आर्टिकल 14 आज का हमारा टॉपिक होगा। और हम इसे एक विस्तृत रूप में समझेंगे। तो आर्टिकल 14 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को, यह यानी जो आर्टिकल 14 है कानून के समक्ष समता की बात करता है, और कहता है आर्टिकल के कानून के समक्ष सभी लोग समान होंगे और कानूनों का समान संरक्षण किया जाएगा। यह आर्टिकल 14 दो बातें कहता है कि कानूनों का समान संरक्षण किया जाएगा और पहला कानून के समक्ष समानता। तो इतना बात ध्यान रखना कि आर्टिकल ये 14 है, ये दो बातों का जिक्र करता है। जो पहली इसमें बात का जिक्र करता है, कहता है कि विधि के समक्ष सभी लोग समान होंगे, यानी कि कानून के समक्ष समानता की बात करता है। किसकी बात करता है? कानून के समक्ष समानता या समता, बात एक ही है, समानता या समता की बात करता है। पहली बात तो आर्टिकल 14 ये करता है कि कानून के समक्ष समता की बात करता है, यानी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है। और यही आर्टिकल 14 जो बात करता है, दूसरी बात यह करता है कि कानून का समान संरक्षण, यानी कि कानून का जो प्रोटेक्शन है उसके समानता की बात करता है। तो दूसरा ये जो बात करता है, यहाँ पर हम लिखेंगे कि कानून का समान संरक्षण, कानून का समान संरक्षण, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे कि इक्वलिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो सर्वप्रथम तो ये समझिए, कानून के समक्ष समानता का जो सिद्धांत है यह हमारे भारतीय संविधान में कहाँ से आया है। तो इतना ध्यान रखना, इस आर्टिकल के अंतर्गत दो बातें विशेष तौर से ध्यान रखने के लायक है। वो दो देश है, एक यूके यानी कि ब्रिटेन और एक यूएसए
है संयुक्त राज्य अमेरिका। इन दो देशों के नाम के साथ ही साथ एक नाम है जिसका नाम है एवी डायसी। इस नाम का भी हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो कानून के समक्ष जो समानता की बात करता है, कानून के समक्ष जो समानता का जो सिद्धांत है आर्टिकल 14 में, यह जो सिद्धांत है यह यूके यानी कि ब्रिटेन के संविधान से या ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और कानून का जो समान संरक्षण का सिद्धांत है इसी आर्टिकल 14 के अंतर्गत यह यूएसए से लिया गया है। कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। तो इतनी बात तो क्लियर है भेद के आर्टिकल 2 बात करता है, एक तो कानून के समक्ष समानता की बात करता है, दूसरा कानून का समान संरक्षण की बात करता है। कानून के समक्ष समानता की जो बात करता है यूके के संविधान से लिया गया है, और कानून के समक्ष कानून की जो संरक्षण की बात करता है यूएसए के संविधान से सिद्धांत लिया गया है। कानून के समक्ष जो समानता की बात करता है ये थिंकर थे जिनका नाम है एवी डायसी। डायसी। तो इन्होंने ये सिद्धांत ब्रिटेन में प्रतिपादित किया था और ब्रिटेन से यह सिद्धांत हमारे भारतीय संविधान में आया है। क्योंकि आप लोग सब जानते ही हैं कि ब्रिटेन के बहुत से ऐसे रूल्स ऑफ लॉ, बहुत से ऐसे नियम कानून हैं जो भारतीय संविधान में हैं। क्योंकि भारत जो है अंग्रेजों का एक औपनिवेशिक देश रहा है। ठीक है, इतना क्लियर? ठीक है, कानून के समक्ष समानता की मतलब है कि कानून जो भारतीय संविधान का था, तो भारत का जो कानून है उसके समक्ष यानी कि कानून के सामने सभी लोग समान होंगे। यानी कि सभी लोग मतलब सभी व्यक्ति समान होंगे, सभी व्यक्ति समान होंगे। फिर चाहे वो मंत्री हो या संतरी हो, काला हो, गोरा हो, छोटा हो, नाटा हो, अमीर हो या गरीब हो, यह सभी लोग कानून की नज़र में समान होंगे। तो इतना सा भी शॉर्ट रूप में समझा। और थोड़ा समझ लेते हैं कि जब भी हम अदालत में जाते हैं तो आपने देखा होगा एक कानून का एक जो पुतला बना रहता है उसकी आंखों पर एक पट्टी बंधी रहती है। उस काली पट्टी का यही तात्पर्य है कि कानून की नज़रों में सभी लोग समान है। यानी कि कानून अपनी नज़रों से देखेगा नहीं, ये देख के कार निर्णय नहीं देगा, ये देख के फैसला नहीं देगा, या इस आधार पर कोई निर्णय नहीं लेगा कि ये अमीर है, ये गरीब है, ये छोटा है, ये मोटा है, ये काला है, गोरा है। इसलिए कानून की आंखों में जो पट्टी बंधी है इसलिए बंधी है कि वह कानून के अनुसार फैसला देगा, यानी समानता के आधार पर फैसला देगा, ना कि किसी व्यक्ति की को देखते हुए। क्लियर? दूसरा है कि कानून का समान संरक्षण। कानून के समान संरक्षण में यह मतलब है इसका कि किसी व्यक्ति को कि किसी कानून के तहत अगर वर्गीकरण किया जाएगा तो वो इस आधार पर किया जाएगा कि जो कानून बन रहा है या जो कानून वर्तमान में लागू है या जो बनने वाला है, उस कानून अगर वो लागू होगा तो उसका जो प्रोटेक्शन है वह सभी के लिए बराबर होगा कि नहीं। ठीक है, अगर बराबर नहीं होगा संरक्षण तो फिर भेदभाव यानी कि वर्गीकरण के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। जैसे कि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा मुफ्त है, महिलाओं के लिए कोई विशेष उपबंध कर देता है, SC ST के लिए जैसे आरक्षण की व्यवस्था है, जैसे फॉर्म फिल करने के लिए SC ST OBC को कम फीस है, जनरल को थोड़ी ज़्यादा फीस है। ठीक है, तो कानून का जो समान संरक्षण से ऐसे समझेंगे जैसे कि ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति ए है और ये व्यक्ति बी है। ए के पास 500 रुपये है और बी के पास 200 रुपये है। यानी कि ए की जो मंथली इनकम है या एनुअल इनकम है वो 500 रुपये है और बी की 200 रुपये इनकम है। ठीक है, ए के पास, ठीक है, ऐसे ऐसे समझेंगे थोड़ा और तो थोड़ा डिटेल में आएंगे।
ये तो रुपए के आधार पर देख लिया कि ए की इनकम ज्यादा है, बी की कम है। अब सोशल स्टेटस यानी कि सामाजिक स्थिरीकरण के आधार पर देखते हैं तो ए की वैल्यू समाज में जाति के आधार पर ज्यादा है, ठीक है, या पावर के आधार पर ज्यादा है, जाति के आधार पर भी समझ लेगा तो ज्यादा है, और बी की कम है। क्लियर। अब आगे देखते हैं, अगर ऐसा कोई आधार है या कोई पावर की अगर बात करते हैं, कोई जैसे उच्च पद पर है, संवैधानिक पद पर है, जैसे अगर प्रेसिडेंट हुआ या राज्यपाल हुआ, प्रेसिडेंट हुआ या गवर्नर राज्यपाल हुआ, अगर वह किसी पद पर है, मान लेते हैं ए नाम जो व्यक्ति है वह प्रेसिडेंट या गवर्नर के पद पर है, और बी वाला एक आम नागरिक है, तो आर्टिकल 14 का जो दूसरा जो नियम है, कानून के समक्ष कानून का समान संरक्षण यानी कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का जो नियम है, तो यह घोषित करता है कि कानून के समान यानी कि सेम प्रोटेक्शन के लिए, सेम प्रोटेक्शन का मतलब है कि ए और बी के लिए अगर कोई कानून बनता है तो वह कानून ए और बी उसका बराबर से लाभ ले सकें, इसलिए इक्वल प्रोटेक्शन के लिए सरकार चाहे तो भेदभाव कर सकती है। इसे यह नहीं माना जाएगा कि यह आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। ऐसा इसलिए है कि अगर रुपए के आधार पर देखेंगे, ए की इनकम जैसे 500 है और बी की इनकम 200 है, अगर इसे महीने का अगर खर्च चलाना हो चाहे कैसी हो, तो अगर एक इसकी ज्यादा है ना इसकी कम है, अगर 100 रुपये एग्जाम की फीस कर दी तो काट के इसके पास 100 रुपये बची, और इसकी फीस कर दी तो इसके लिए इसके पास 400 रुपये बचे। तो और दूसरी बात है कि सदियों से बी जो है, बी का समाज में 1000, 2000, 500 वर्षों से इसका जो वर्चस्व समाज में वो निचले स्तर पर रहा है, इन्हें शिक्षा से दूर रखा गया है, रोजगार से दूर रखा गया है, बड़े बड़े पदों से दूर रखा गया है, इसलिए ये तो पूरा लाभ ले नहीं सके। अब ये जो है कि ये लोकतंत्र में क्या है कि लोकतंत्र जो है कि समानता की बात करता है। अक्सर लोकतंत्र कहता है कि समाजवाद ये बात करता है कि सभी लोग, क्योंकि हमारे देश में लोकतांत्रिक समाजवाद है और लोकतंत्र भी, ये दोनों ये बात करते हैं कि अगर जो भी नियम कानून बन रहा है उसका सभी व्यक्तियों को लाभ बराबर समान मात्रा में पहुंचे। अब एक स्कीम अगर समझ लो, ठीक है, कि अगर शिक्षा के मामले में अगर ऐसे 200 रुपये इसके पास है, 200, अगर कोई फॉर्म निकला इसने 100 रुपये का भर दिया तो उसके पास तो 100 रुपये बचे, 100 रुपये बचे और इसके पास 400 रुपये बचे हैं, इसके पास जमीन भी ज्यादा है, जायदाद भी ज्यादा है, सामाजिक स्थिरीकरण की स्थिति भी ज्यादा है, और इसके पास ना जमीन है, ना जायदाद है, ना पैसा है, और अगर ये 100 रुपये खर्च कर देता है तो 100 रुपये बचते हैं, और फिर 100 रुपये में अपना इसके फैमिली को पालना है तो इसके पास सेविंग कुछ नहीं होगी, और जब सेविंग कम बचेगी इसकी अपेक्षा, ये 100 रुपये फैमिली पे खर्च कर देता है मान चलो, और ये कर देता है 100 रुपये फैमिली पे खर्च ए, तो इसके पास तो 300 रुपये के पास शेष बचे, लेकिन बी के पास तो सेविंग के लिए कुछ, फ्यूचर की प्लानिंग के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो इसलिए अगर कोई कानून अगर समान रूप से लागू करना है तो भारतीय संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की व्यवस्था की गई है कि अगर इसके आधार पर सरकार यानी कि वर्गीकरण के आधार पर भेदभाव कर सकती है, यानी क्लासिफिकेशन के आधार पर भेदभाव कर सकती है। दूसरा, यहाँ पर एक बात को और समझते चलें, जैसे कि आर्टिकल 14, अक्सर क्वेश्चन आता है कि आर्टिकल जो 14 है वो है, आर्टिकल 14 जो है वह लागू, वो है प्रधानमंत्री, सॉरी वो है प्रेसिडेंट और राज्यपाल के ऊपर लागू होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट और राज्यपाल के ऊपर अगर वो पद पर हैं, यानी कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति या राज्यपाल के पद पर है, तो आपने को पढ़ा होगा कि आर्टिकल 72 किससे जुड़ा है, प्रेसिडेंट से, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति से,
और आर्टिकल 161 किससे जुड़ा है? गवर्नर से, राज्यपाल से। और यह दोनों ही आर्टिकल प्रेसिडेंट और राज्यपाल को क्षमा दान की शक्ति प्रदान करते हैं, इतना तो सुना ही होगा। हालांकि दोनों की क्षमा दान में अंतर यह है कि मृत्यु दंड को गवर्नर माफ नहीं कर सकता है और प्रेसिडेंट माफ कर सकता है, इतना तो अंतर है। लेकिन क्षमा दान की शक्ति दोनों को है। क्लियर? जब दोनों को क्षमा दान की शक्ति है और बाय द वे अपने पद पर रहते हुए प्रेसिडेंट कोई कार्य कर रहा है या किसी प्रेसिडेंट ने किसी कानून पर हस्ताक्षर किए हैं या राज्यपाल ने किसी कानून पर हस्ताक्षर किए या कुछ भी किया है, जब वो पद पर है और इस आधार पर अगर कोई राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ मुकदमा दायर कर दे अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 226 के तहत किसी कोर्ट में, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, कि आर्टिकल 14 का माननीय भारतीय प्रेसिडेंट जी ने और राज्यपाल जी ने किसी राज्य के उल्लंघन किया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो, तो अगर कर भी दिया तो प्रेसिडेंट के पास 72 के तहत क्षमादान की शक्ति है। वो अपना पेन निकालेगा और लिख देगा कि इस दोषारोपण से या इस जो अंजाम प्रदान लगा है प्रेसिडेंट पर के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया है, यानी कि इस दोष से हम स्वयं को मुक्ति प्रदान करते हैं। क्योंकि क्षमादान, जैसे बाय द वे कोई व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर है तो प्राइम मिनिस्टर को तो ये पावर नहीं है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अगर राष्ट्रपति है और उसके खिलाफ अगर मुकदमा कर दिया, किसान समानता के अधिकार का उल्लंघन किया है या किसी प्रकार का मुकदमा कर दिया, तो आप पेन निकालेगा, लिख लेगा कि इस अपराध से हम स्वयं को दोष मुक्त घोषित करते हैं, क्यों अनुच्छेद 12 की तरफ से पावर मिली है, तो इसका मुकदमा करने का कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा ही कार्य गवर्नर कर सकता है। इसीलिए क्लासिफिकेशन के आधार पर भेदभाव हो सकता है, इसे हम आगे समझेंगे। ठीक है, इतना समझे? भेदभाव हो सकता है। ठीक है, अब इस आर्टिकल 14 में एक बात और ध्यान रखें कि जो आर्टिकल जो 14 है वो किसकी बात करता है? अब ये कानून के समक्ष समानता की बात करता है, कानून का समान संरक्षण की बात करता है, लेकिन इस आर्टिकल के साथ दो आर्टिकल और हैं जिन्हें ध्यान रखेंगे, यानी दो अनुच्छेद और हैं जिसे ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। एक है अनुच्छेद 19 और दूसरा आर्टिकल है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 19 में राइट टू एक्सप्रेशन यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। क्या है? राइट टू एक्सप्रेशन का अधिकार दिया गया है। और आर्टिकल 21 में साफ साफ कहा गया है लाइफ विद डिग्निटी है, लाइफ विद डिग्निटी यानी कि व्यक्ति के गरिमामय जीवन जीने के अधिकार से जुड़ा है। अगर जब तक कानून के समक्ष समानता नहीं होगी, सोचो, यानी जब तक आर्टिकल 14 अगर भारतीय संविधान में समाहित नहीं होता तो क्या कोई व्यक्ति एक्सप्रेशन कर पाता खुल के? कोई व्यक्ति लाइफ डिग्निटी यानी कि गरिमामय जीवन जी पाता? ऐसे जैसे आम नागरिक है, और अगर कानून असमान होता तो पता चले हम बोल रहे हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं बोल रहे हैं, हमारे बोलने पर कोई आके कोई मंत्री है या कोई विधायक है या कोई है वो बोल नहीं देता, वो कहते या कोई पुलिस वाला वो कहता है कैसे बोल रहा, कैसे पढ़ा, तुम कैसे बोले, अभी कैसे नाम लिया तुमने, चुप हो जा है। या कोई गरीब है अमीर है तो अमीरों को बोलने के आते हो, गरीबों को होती नहीं हो, तू 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 क्या है, तेरे पास पैसा नहीं है, तुम चुप हो जाओ, तुम नहीं बोल सकते क्योंकि तुम्हें ज्ञान नहीं है। या ऐसा समझ लो जैसे ज्ञान नहीं है, अगर वो भी समाज में बोले तो बहुत से लोग भी कहते कि चुप रहो तुम्हें ज्ञान नहीं है, तो उससे भी नहीं कह सकते हम ज्ञान नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो बोलने का अधिकार है, उसे भले उसे उसके बारे में कुछ नॉलेज ना हो, वह जिस विषय पर बोल रहा हो, लेकिन उसे बोलने की आजादी है। अगर कानून अगर असमान होता यानी कि आर्टिकल 14 अगर भारतीय संविधान में समाहित ना होता तो आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 जो भारतीय संविधान में दिए गए हैं ये इसका अर्थ ही व्यर्थ यानी कि आर्टिकल ही बेकार होते। इसलिए जब भी आर्टिकल 14 को
देखा जाता है तो आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 की को साथ में मिलाकर देखा जाता है। और आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 14 तीनों को मिलाकर देखा जाता है। और एक क्वेश्चन भी आया है कि निम्नलिखित में से किन आर्टिकल्स को या किन अनुच्छेदों को स्वर्णिम चतुर्भुज कहा जाता है। तो यही वो 3 आर्टिकल हैं 14, 19 और 21, क्योंकि इन्हें साथ में मिला के पढ़ाया जाता है, इन्हें गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। 14 मेन हो गया और ये जोड़ दिया, और 14, 19 और 21 तो यही गोल्डन ट्रायंगल है। तो इसका आंसर होगा कि अनुच्छेद 14, 19 और 21 को गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि जो अनुच्छेद 14 है वो है नेचुरल जस्टिस की बात करता है। नेचुरल जस्टिस का मतलब होता है प्राकृतिक न्याय की बात करता है। प्राकृतिक न्याय से तात्पर्य एक ऐसे न्याय से है जो व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। क्योंकि आर्टिकल 14 समानता से जुड़ा है। जब लोग समान नहीं होंगे, जब लोगों को समानता का अधिकार नहीं दिया जाएगा, तो व्यक्ति का एक प्राकृतिक जो नेचुरल डेवलपमेंट है या जो नेचुरल ग्रोथ है वो होना असंभव है। इसलिए इसे नेचुरल जस्टिस से जोड़कर भी देखा जाता है। और दूसरा, यह आर्टिकल 14 एक रूल्स ऑफ लॉ यानी कि रूल ऑफ लॉ की बात करता है, यानी कानून का जो सिद्धांत है, रूल्स ऑफ लॉ का जो सिद्धांत है वह आर्टिकल 14 से ही निकला है। इतना बात क्लियर। आगे समझेंगे कि कुछ ऐसे अपवाद हैं जिनके आधार पर आर्टिकल 14 यानी कि भेदभाव करता है। ये हम पहले ही बता चुके हैं कि जो आर्टिकल 14 है यह पूर्ण रूप से लागू नहीं हो सकता। पूर्ण रूप से इसलिए नहीं हो सकता लागू हमारे देश में कि जहां भारत जैसे देश में विविधता में एकता है, यहाँ पर कई जातियां, कई धर्म और कई संप्रदाय के लोग रहते हैं। पहला। दूसरा, सदियों से देश गुलाम रहा है। कभी तुर्क आए, कभी मुगल आए, कभी हूण आए, शक आए, कुषाण आए, यवन आए, बाद में मुगल आए, अंग्रेज आए। कई सदियों से भारत गुलाम रहा है। और गुलामी के साथ साथ कई वर्ग ऐसे भी हैं जो एक विशेष वर्ग भारत में एक विशेष वर्ग यानी कि राजशाही के पद पर रहा है, और बाकी जो वर्ग हैं वह राजशाही से नीचे रहे हैं, राजशाही के पद से नीचे रहे हैं, हमेशा नीचे रहे। और रहे होंगे तो छोटे मोट कहीं ना कहीं उनकी छोटी सी रियासत होंगी, लेकिन ज़्यादातर मेजोरिटी में देखा जाए तो मोर देन 99% जो राजा महाराजा थे वो आज के ज़माने में यानी कि जनरल कैटेगरी से ही बिलोंग करते हैं। अब जो राजा रहेगा, जो महाराजा रहेगा, तो स्वाभाविक है उसका समाज में बोलबाला होगा तो उसके पास संपत्ति भी अधिक होगी। इसलिए इस सबको जैसे ही भारत का संविधान लागू किया गया तो उसके बाद इस आर्टिकल को लागू किया गया, कानून के समक्ष समानता यानी कानून सभी के लिए समान होगा। और इसी सिद्धांत से एक नियम निकल के आया है रूल्स ऑफ लॉ का। यही रूल्स ऑफ लॉ है कि कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, लेकिन कानून के समान संरक्षण के लिए भेदभाव किया जा सकता है वर्गीकरण के आधार पर। जैसे वर्गीकरण के आधार पर कैसे, अगर कोई महिला है कोई पुरुष है तो भेदभाव किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? क्योंकि वहां पर फिर शारीरिक स्थिति देखी जाएगी कि महिला शारीरिक स्थिति के मुकाबले पुरुष से थोड़ा कमजोर होती है, तो इसलिए हो सकता है कि काम के घंटे महिलाओं के लिए कम हो जाएं और पुरुषों के लिए ज़्यादा हो जाएं। ठीक है। महिलाओं को चूंकि घर से निकलने की आज़ादी नहीं रही है सदियों से, और सदियों से शिक्षा से दूर रहा गया है महिलाओं को, SC ST OBC को, तो शायद
इन्हें शिक्षा में इनके लिए कुछ विशेष उपबंध किए जाएं, ठीक है, इन्हें आरक्षण दे दिया जाए या इन्हें शिक्षा में कोई छूट दी जाए या फीस में छूट दी जाए। तो इस आधार पर अनुच्छेद 14 के ये कुछ अपवाद हैं। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि अनुच्छेद 14 में उल्लेख है कि यह अनुच्छेद 14 व्यक्तियों पर लागू होता है और व्यक्तियों में दोनों आ जाते हैं। व्यक्तियों में भारतीय नागरिक और विदेशी भी शामिल होते हैं, ठीक है। हम इससे पहले पढ़ा चुके हैं अपने और बता चुके हैं, वीडियो अपलोड भी कर चुके हैं कि नागरिक कौन होते हैं और नागरिक कौन होते हैं और कौन लोग व्यक्ति होते हैं, किन्हें नागरिक कहा जाता है, कौन लोग भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं और किन लोगों को भारतीय नागरिकता से वंचित किया जाएगा और कैसे किया जाएगा। इससे पहले हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर किसी भी को अगर व्यक्ति और नागरिक में फर्क पता ना हो तो आप लोग जाके वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 14 में उल्लेख किया गया है कि जो विधियों का समान संरक्षण और विधि के समक्ष समता का अधिकार है, यह व्यक्ति को दिया गया है और व्यक्ति में भारतीय नागरिक और विदेशी दोनों आते हैं। तो यह ध्यान रखना कि अनुच्छेद 14 दोनों भारतीयों विदेशी दोनों को लिए दिया गया है। साथ ही इसमें व्यक्ति का मतलब क्या है, व्यक्ति का मतलब समझना है कि व्यक्ति का मतलब भारतीय नागरिक है और विदेशी नागरिक भी है, लेकिन व्यक्ति के साथ साथ कोई अगर ऐसी संस्था है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो संवैधानिक संस्था है या संवैधानिक निकाय है, या कोई ऐसी है जो रजिस्टर्ड कंपनी है या जो सरकार के स्वामित्व से चलाई जा रही है, या किसी भी तरह से विधिक व्यक्ति कोई विधि वाला व्यक्ति है जो विधि की पावर रखता है, उस व्यक्ति उसको भी व्यक्ति ही समझा जाएगा, ठीक है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 में व्यक्ति का उल्लेख है, यानी कि व्यक्ति और नागरिक, व्यक्ति में नागरिक और विदेशी दोनों को ये प्राप्त है। इतना बात ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके जो अनुच्छेद 14 है, इसके कुछ अपवाद मैंने पहले ही बता चुके कि अगर राष्ट्रपति को देंगे भी, राष्ट्रपति को इस अनुच्छेद से कुछ छूट प्रदान है, क्योंकि अगर उसे अगर सजा देती भी है इस आधार पर कि अगर उसके खिलाफ मुकदमा दायर करते भी हैं कि माननीय प्रेसिडेंट जी ने उल्लंघन किया है, अनुच्छेद 14 का समान संरक्षण का उल्लंघन किया है, तो क्या करें, अनुच्छेद 72 के तहत उन्हें पावर है क्षमादान की, तो क्षमा कर लेगा। तो इस प्रकार से हमारे संविधान को इस प्रकार से सजाया गया है कि बिल्कुल क्रम बाय क्रम सजाया गया है कि इसे पढ़ने में, उसे पढ़ाने में, उसे समझाने में बहुत ही आनंद आता है, ठीक है। तो इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे राष्ट्रपति राज्यपाल अगर पदवी पर रहें तो उनकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। कोई विदेशी जो संप्रभु व्यक्ति हो, विदेश से घूमने आया हो, यानी विदेश का कोई शासक है, जैसे कि अभी 26 जनवरी पे फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं, माननीय श्री राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, वो क्या है, गणतंत्र दिवस पर विशेष रूप से चीफ गेस्ट की हैसियत से आ रहे हैं, ठीक है। विदेशी तो कोई विदेशी जो संप्रभु राजदूत है या शासक है या कोई कूटनीतिक व्यक्ति है, उसे फौजदारी और दीवानी के मुकदमे से उन्मुक्ति है अगर उसके ऊपर मुकदमा नहीं किया जा सकता है। इस आधार पर यह नहीं माना जाएगा कि यह कानून के समक्ष समानता का उल्लंघन है, ठीक है। तो एक राष्ट्रपति, राज्यपाल याद रखना शॉर्ट रूप में, कोई विदेशी संप्रभु शासक यानी कि एम्बेसडर, कोई भी कूटनीतिक यानी डिप्लोमेटिक व्यक्ति हो, जैसे कि डिप्लोमेटिक या अजीत डोभाल जी हैं, ठीक है, उन पर भी, या फिर कोई कूटनीतिक या कोई मंत्री वगैरह है, उन पर कोई भी इस प्रकार से दीवानी या कानूनी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, कब तक, जब तक वो अपने पद पर रहें। संसद में किसी भी समिति में अगर कोई भी समिति का कोई भी सदस्य, अगर कोई सदस्य बोलता है, कहाँ पर, समिति में कोई बोलता है, किसी बात को बोलता है और वो बात ऐसी बोल देता है कि वह कानून के समक्ष समानता के अधिकार का उल्लंघन करती है, तो उस पर भी यह आरोप कोर्ट में नहीं लगाया जा सकता है, यानी कोर्ट में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता उस पर कि वह कानून के अधिकार का, यानी कानून के समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है, ठीक है। और इतना क्लियर। और आपको याद होगा कि 2019 में CAA
2019 में एक कानून आया था, यानी सीए मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। क्या? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी नागरिकता संशोधन विधेयक जो 2019 में आया था, उसका इसी आधार पर विरोध हो रहा है। किस आधार पर विरोध हो रहा है कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 का उल्लंघन करता है। क्यों उल्लंघन करता है? कि उसमें कुछ विशेष प्रोविजन है कि 6 जो धार्मिक समुदाय हैं उन्हें सिर्फ उसे मुसलमानों को छोड़ दिया गया है, बाकी को यह छूट दी गई है कि वो भारतीय नागरिक हो सकते हैं। और इसका भी टॉपिक हम अपलोड पहले ही कर चुके हैं नागरिकता में, तो ये भी आप लोग जाके पढ़ लेना। ठीक है, इस प्रकार से चलो एक रिवीजन की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि आर्टिकल 14, तो आर्टिकल 14 भारतीय संविधान के भाग 3 में है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार शामिल है। इन्हीं मूल अधिकारों में से एक अधिकार जो 14 आर्टिकल 14 में है वह है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार 2 की बात करता है, कानून के समक्ष समानता की और कानून के समान संरक्षण की बात करता है। कानून के समक्ष समानता है वह ब्रिटेन से ली गई है, और कानून के समक्ष कानून का जो समान संरक्षण की बात कही गई है वह अमेरिका के संविधान से ली गई है। क्लियर? वर्तमान समय में जो इस आर्टिकल की हकीकत ये है कि जो ब्रिटेन से जो प्रोविजन लिया गया है उसका जो फॉलो किया जा रहा है कानून बनाने में गवर्नमेंट द्वारा, मात्र 20% या 25% ही उसका अनुसरण किया जा रहा है, बल्कि 80% इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और कानून के समान संरक्षण की जो बात इसी अनुच्छेद के अंतर्गत की जा रही है उसका 80 या 85% उसका फॉलो किया जा रहा है कानून बनाते समय। तो ज्यादा महत्व इसी आर्टिकल के अंतर्गत यूएसए के कानून का, क्योंकि वह इक्वल प्रोटेक्शन की बात करता है। इक्वल प्रोटेक्शन कब होगा? इक्वल प्रोटेक्शन जब होगा, लागू जब होगा जब व्यक्ति इक्वल होगा, और व्यक्तियों को इक्वल करने के लिए यानी व्यक्तियों को समान करने के लिए, समाज में समानता लाने के लिए, क्यों अभी तो समाज है नहीं, किसी के पास ज्यादा पैसा है, किसी के पास कम पैसा है, वो तो हम बता ही चुके। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई जाति के आधार बड़ा है तो कोई नीचा है, कोई सदियों से शिक्षा से वंचित है। तो इसी की खाई को, जो खाई ये गड्ढा हो गया है, इसी खाई को पाटने के लिए वर्गीकरण के आधार पर अगर कोई भेदभाव करता है तो यह नहीं समझा जाएगा कि यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। यानी कि महिलाओं को विशेष अधिकार दे सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, SC ST OBC को दे सकते हैं, माइनॉरिटीज को दे सकते हैं, क्योंकि इनको कानून के समक्ष यानी कि कानून के समक्ष और सामाजिक स्त्रीकरण को लेवल में लाने के लिए इनके लिए अलग से नियम कानून बनाया जा सकता है। यह नहीं माना जाएगा अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। ठीक है, अब इसके कुछ अब बात देख लेते हैं। अब बात है प्रेसिडेंट, राज्यपाल, उनके ऊपर यह लागू नहीं होता। कब तक लागू नहीं होता? जब तक वो अपने पद पर है, क्योंकि अगर उन पर ये नियम लागू करते हैं अनुच्छेद 14 का कि इन्होंने समानता के अधिकार का उल्लंघन किया है, तो निकालेगा कलम कौन? प्रेसिडेंट। और किस अनुच्छेद के तहत? 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत क्षमादान की शक्ति, सॉरी अनुच्छेद 32 नहीं, अनुच्छेद 72 अनुच्छेद 72 के तहत प्रेसिडेंट को क्षमादान की शक्ति, अगर मुकदमा चला भी लिया तो उसने अनुच्छेद 72 स्वयं कलम से नष्ट कर दिया। इसी प्रकार अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को है। ठीक है, और आगे संविधान में यही प्रावधान है कि इनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, कोई अगर संवैधानिक पद पर है। इसी प्रकार से कोई अगर ऐसा व्यक्ति है जो विदेशी संप्रभु शासक के एम्बेसडर है, यहाँ पर जैसे इजराइल की एम्बेसी है दिल्ली में, फ्रांस की है, ब्रिटेन की है, USA की है, जो एम्बेसी बनी है वहाँ पर जो राजदूत नियुक्त होते हैं, राजदूत जो एम्बेसडर लोग नियुक्त होते हैं, उनको भी इस अनुच्छेद से यानी कि अनुच्छेद 14 से मुक्ति प्रदान है। यानी कि अगर वो कोई नियम कानून बनाते हैं, कुछ ऐसा बोलते हैं जो अनुच्छेद 14 के विपरीत है, तो ऐसा नहीं समझा जाएगा, उन पर मुकदमा नहीं किया जा सकता है कि यह अनुच्छेद 14 के खिलाफ बोल रहा है। ठीक है, या संसद में किसी संसदीय समिति का कोई ऐसा सदस्य जो उसने कोई ऐसी बात कह दी है समिति में या सदन में या नियम कानून बनाते समय कोई ऐसी बात की है कि अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है, तो उस पर भी मुकदमा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उन लोगों को न्यायालय में कार्यवाही से मुक्ति प्रदान है। ठीक है, लेकिन अगर
कोई नियम कानून ऐसा बना दिया है कि जो मूल अधिकारों को छीनता है, तो अनुच्छेद 13 पहले पढ़ा चुके हैं, तो उस आधार पर न्यायालय को फिर यह पावर है कि उसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसे न्यून या शून्य घोषित कर सकता है उस विधि को। लेकिन वहां भी यह कह दिया गया है कि अनुच्छेद 14 के अनुसार यानी वर्गीकरण कर सकता है। वर्गीकरण के आधार पर असमानता होगी यानी कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन यानी कि सकारात्मक भेदभाव अगर होगा किसी नियम और कानून में या किसी बात में, तो फिर भेदभाव किया जा सकता है। एक चीज याद रखना कि नकारात्मक तरीके से भेदभाव नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर भेदभाव का उद्देश्य सकारात्मक है, पॉजिटिव है, तो फिर भेदभाव किया जा सकता है। फिर उस कानून को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन या आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।